हेलो एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में इम्तिहान बाद। अ, दोस्तों, जैसे कल हमने सिक्स क्लास हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था पहला, क्या कब कहाँ और कैसे। तो उसी कड़ी में अब आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो भी हमारे एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं आगे, तो ये सभी आपके ना एग्जाम के अंदर रिलेवेंट होने वाला है, एग्जाम में यूजफुल रहेगा। अच्छा, मैं इसका आपको देखिए अभी ना एक सबूत भी दिखाता हूँ कि कौन से, जैसे फर्स्ट चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में आते हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ। चलिए इसमें खोलते हैं पीछे। देखिए, ये घटना चक्र है। घटना चक्र का ये देखिए, अब इसके अंदर देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 देखिएगा आप। देखिए, ये रहा क्वेश्चन हमारा। देखिए, ये क्वेश्चन 11 है। भारत में सर्वप्रथम, देखिए ये रखा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए, नीलगिरी पहाड़ी शिवालिक, नौलमला और नर्मदा घाटी। ठीक है। देखिए, ये उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में पूछा गया था। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर से था। कल आपने पढ़ा था नर्मदा घाटी के बारे में। और इसी तरह प्रथम मानव जीवाश्म भारत किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? देखिए, सवाल सेम है। देखिए, ये रहा नर्मदा घाटी। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी 2022 री एग्जाम में ये पूछा गया था। तो इसी तरह से हर चैप्टर में मैं आपको दिखाता चलूंगा कि कौन से चैप्टर से को किस पीसीएस में या यूपीएससी में सवाल पूछा गया। तो इसी तरह से ये हमारे लिए यूजफुल होने वाली है। चलिए, अब हम सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें और ये पूरा डिटेल में बता रखा है। देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी में व्यवस्थित अवस्थित हथनोरा, सीहोर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है। पहले सीहोर था, अभी हथनोरा बोलते हैं, नामक पुराण स्थल से प्राप्त हुआ है। ये पुराण स्थल के बारे में भी हम चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जानेंगे कि पुराण स्थल किसको बोलते हैं, कैसे होते हैं। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। ये भी आपके लिए एक फैक्ट हो सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, हम अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, देखिए कल भी मैंने आपको बताया था आखेट मतलब, आखेट किसे बोलते हैं? आखेट होता है शिकार, है ना। तो आखेट खाद्य संग्रह यानी खाद्य संग्रह का मतलब होता है, देखिए वर्ड का ना मीनिंग को आपको समझना है। खाद्य संग्रह का मतलब होता है जो खाने को इकट्ठा करते थे, खाने की जो चीजों को इकट्ठा करते थे, यानी कि शिकार और खाने की चीजों को इकट्ठा करने से भोजन उत्पादन तक, यानी कि अम, मानव एक समय पे पहले शिकार करता था, उसके बाद खाद्य का संग्रह करता था, इकट्ठा करता था, उसके बाद भोजन को उत्पादन करने लग गया, भोजन का उत्पादन करने लग गया। ठीक है, तो किस तरह से वो भोजन का संग्रह से किस तरह से उसको उत्पादन करने लग जाता है, इसके बारे में ये चैप्टर है। चलिए आगे चलते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वे बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधों पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़े तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले से रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके पीछे कुछ दशक बाद आई। यानी कि उसके चाचा ने बताया, जब वो खिड़की से देख रहा था बाहर, कि जो रेल का विकास हुआ था वो 150 साल पहले रेल के द्वारा यात्रा की जा रही है, और बस तो उसके बाद भी आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी का एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। यानी कि ये सोचने पर मजबूर हो गया तुषार कि अगर रेल का विकास 150 साल पहले हुआ, बस बाद में आई, और जितनी भी तेज रफ्तार से चीजें चलने वाली चीजें हैं, वो अगर अभी 150 से 200 साल के बीच में आई हैं, तो उससे पहले लोग यात्रा कैसे करते हैं, इसी के बारे में उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे।
आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? यानी कि जो हमारे पहले मानव थे, वो जो घूमते थे, वो क्यों घूमते थे, उसी के बारे में ये पूछ रहे हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखिर तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यानी कि जो 20 लाख साल पहले रहते थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं? आखिर तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि अ, जो काम करते हो आप देखते हो, आप समाज में जो भी करते दिखेंगे, आप उसी के वही आपकी पहचान बन जाती है। इसी तरह से जो उस वक्त के लोग, जो प्राचीन काल के लोग थे, वह आगे तक थे, शिकार करते थे, खाद्य को संग्रह करते थे, खाने को इकट्ठा करते थे, खाने की चीजों को। तो उसी के नाम पे उनका नाम पड़ गया आगे तक वो खाद्य संग्राहक। ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्ते, अंडा इकट्ठा करते थे। ठीक है, ये सारे काम कौन करते थे? ये सारे काम करते थे खाद्य संग्राहक। आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। देखिए, जो आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमा करते थे? चलिए आज जानते हैं। पहला कारण, देखिए आप सुनिए, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते, तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी कि जब जैसे एक एरिया है, अब एक एरिया के अंदर जो भी इसके आसपास की, जैसे ये जैसे ये एक एरिया है, अब इसके आसपास जितनी भी जगह है, ठीक है, अब ये लिमिटेड जगह है। अब जब आप इस जगह से सारे चीज खा पी के खत्म कर देंगे, तो आपको फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं कि पहला कारण तो ये था कि जब वो एक जगह रहते थे, वहां की चीजों को खा लेते थे, ठीक है, तो उसके बाद संसाधनों की तलाश में वो दूसरी जगह जाते थे। देखिए, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। यानी कि जो दूसरा कारण है अपना, वो शिकार है। पहला कारण क्या था? भोजन की तलाश में जाते थे। पहला कारण भोजन की तलाश में जाते थे, और दूसरा कारण शिकार की तलाश में जाया करते थे। चाहे वो जानवर है या मानव, दोनों ही अपने शिकार की तलाश में जाते थे। यानी कि शिकारी जब जैसे जानवर अपना चारा ढूंढने के लिए, खाने की चीज ढूंढने के लिए जाया करता था, तो शिकारी जो उसके उनके पीछे जाते थे। यानी कि वो अपने दोनों एक दूसरे के जो भी जानवर जाया करते थे, वो यानी कि जानवर और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर थे। जानवर अपने खाने की तलाश में जाया करते थे, और जो शिकारी थे अपने शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। देखिए, तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। यानी कि मौसम के कारण, हाँ, मौसम अनुसार यात्रा करते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधों पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यानी ये बोल रहे हैं कि हमारा चौथा कारण है कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है, तो पानी की तलाश में लोग यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और जो हमारी बारहमासी नदियां होती हैं, जो हमारे हिमालय की जो नदियां होती हैं, वो बारहमासी होती है, उनमें हमेशा पानी होता है। इसके विपरीत हमारे जो दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, वो मौसमी नदियां होती हैं, जो मौसम के अनुसार रहती हैं, बारिश के बाद जिनमें पानी मिलता है। तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं। तो इसी के हिसाब से लोग अपना इधर उधर आना जाना करते थे।
तो 4 कारण हो गए। चौथा कारण हमारा हो गया पानी की तलाश में। पानी की तलाश में जाया करते थे। यानी कि पहला कारण था हमारा शिकार, पानी की तलाश में जा रहे हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मौसम के अनुसार यात्रा कर रहे हैं। और चौथा क्या था? चौथा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, चौथा कारण क्या था? अभी अभी पढ़ा है मैंने। चलिए, आणविक मानव मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ये आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली। पुरातात्विद, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले चैप्टर में। पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यानी कि जो पुरातात्विद थे, जो खोज करते थे, उनको ऐसी वस्तुएं मिली थी जिनका उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। देखिए, जो औजार बनते थे वो किस किस चीज के बनते थे? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये देखिए, ये जो औजार बनते थे वो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के 3 प्रकार के औजार बनते थे। लेकिन पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो पत्थर है वो जल्दी नष्ट नहीं होता, ठीक है। लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, हड्डी उसके बाद नष्ट हो जाती है। तो इसलिए जो पत्थर आज मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, बाकी औजार कहीं ना कहीं वो नष्ट हो गए होंगे या ठीक अवस्था में नहीं होंगे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जो औजारों का जो उपयोग होता था वो किस लिए होता था? फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां और या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए, ये चित्र दिया गया है। देखिए, ये पत्थर है। देखिए, ये इस तरह से बनाए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। देखिए, ये मानचित्र 2 है। मानचित्र 2 को देखो। अपने देखिए, माइक देख, मानचित्र देखे आपने? लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है। देखिए, पुरा स्थल किसको बोलते हैं? देखिए, ये बढ़ा रहा है बार बार, पुरा स्थल। पुरा स्थल है। पूरा स्थल है, पूरा मतलब पुराना, स्थल मतलब वो क्षेत्र, ठीक है। जो पुराना क्षेत्र है, पुराना जो एरिया है, पुरानी जो जगह है, उसको ये पूरा स्थल बता रहे हैं। जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। ये कि वे जो लाल से मार्क हुए पड़े हैं, वो ऐसे स्थान है जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहक को रहने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक संग्राहक रहते थे। देखिए, लाल लाल जो त्रिकोण है वो कहाँ पर है? देखिए, एक तो ये हो गया भीमबेटका आपका, कुरनूल गुफाएं, और ये हुंसगीर। ठीक है, ये 3 क्षेत्र थे जहां पर आखिर तक खाद्य संग्रह रहते थे, इनके प्रमाण मिले हैं। और भी इसके अलावा भी कई स्थान हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए थे। कुछ स्थानों को मानचित्र में चिन्हित किया गया, बाकी इसके अलावा भी और स्थान रहे होंगे। ठीक है, तो ये भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और हुंसगीर, ये तीनों आपको याद रखना है। ये आगे आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। और ये एग्जाम में भी पूछा गया, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है।
कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखिए नदियों किनारों के पास सबसे ज्यादा आपको पुरास्थल मिलेंगे, क्योंकि जहां पर भी पानी रहता था तो इजीली पानी मिल जाएगा, इस वजह से वहां पर लोग रहते होंगे। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते होंगे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। ये लिखो, देखिए ये वाला आर्टिकल देखेंगे आप, शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। देखिए शैल चित्रकला के बारे में एक बार, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले, यानी कि गुफाओं की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से छवि चित्रण किया गया है, यानी कि गुफाओं के अंदर से ऐसे चित्र मिले हैं। देखिए पूरा स्थल के बारे में मैंने भी ऊपर बताया था आपको, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पूरा स्थल। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। देखिए जहां से भी इन वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो उन्हें वहीं छोड़कर गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर की, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। देखिए ये बता रहे हैं कि जो पुरास्थल किसको बोल रहे हैं, ये जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले, यानी कि लोगों ने पहले वहां पर ही काम किया होगा और उसके बाद वहां पर छोड़कर चले गए होंगे। तो जो उनके अवशेष बचे बचे हैं, तो पुरातात्विक इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर ये स्थल पूरा स्थल रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं अभी, आग की खोज। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग की खोज, देखिए अपना आप वापस से मानचित्र दो निकाल लीजिए अपना, पेज नंबर 13 पर जो है मानचित्र दो में कुरनूल गुफा ढूंढो। देखिए कुरनूल गुफा मैंने भी दिखाया था आपको, कुरनूल गुफा ढूंढिए अपने मानचित्र में आप, ढूंढ लिया। चलिए यहाँ राख के अवशेष मिले, देखिए राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, कुरनूल, ये देखिए कुरनूल गुफा में मिले राख के अवशेष, है ना। उससे अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर, यानी कि आग जलाना सीख लिए होंगे। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और कई बार पूछा भी गया है कि राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो आंसर क्या आएगा, कुरनूल गुफा। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कारणों से किया जाता होगा, जैसे कि सर देखिए अब आग आग का जो प्रयोग होता है वो किस किस के लिए हो रहा है उपयोग, देखिए प्रकाश के लिए हो रहा है, रोशनी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लाइट वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो प्रकाश के लिए लाइट का योग होने लगा है। ठीक है, आग का, और मांस भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो तीन कारण ये रहे होंगे जिनके जिनके काम जो जो आग का उपयोग हुआ होगा। ठीक है, किसके लिए उपयोग रहा होगा, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, ठीक है ना, मांस भूनने के लिए, यानी कि पहले लोग वैसे मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते होंगे, उसके बाद वह पकाकर खाने लग गए होंगे, और जो बड़े बड़े जानवर होते थे, खतरनाक जानवर जो होते थे, उनको दूर रखने के लिए, क्योंकि जानवरों आग से डर लगता है, इस वजह से उनको दूर रखने के लिए आग का उपयोग होता होगा। ठीक है,
नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनको बड़े-बड़े नाम उनके बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल, देखिए पुरापाषाण काल, आरंभिक काल, ये दो शब्दों पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यानी कि उस टाइम पत्थर मिल रहे थे तो उसका नाम क्या कर दिया, क्योंकि पुराना था तो पुरान पूरा हो गया, और पत्थर उस टाइम हुआ करते तो पाषाण रख दिया, तो पुरापाषाण काल इस तरह से बना। ये नाम पुरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व बताता है, यानी कि उस टाइम पे पत्थरों को जो महत्व था इसके नाम में ये बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले, देखिए 20 लाख साल से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि पुरापाषाण युग जो था वो 20 लाख साल से लेके लगभग 12,000 साल के दौरान जो काल है उसको पुरापाषाण कहते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि महा मध्य पाषाण का युग कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला काल ये हो गया, उसके बाद जो है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव किस काल में हुए हैं वो हुए हैं मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल में। इसका समय जो है लगभग कब से है, यह है 12,000 साल से लेके और 10,000 साल तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। शासनपुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारा पुरा पाषाण काल है वो 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक माना जाता है। अब उसके अंदर भी तीन काल, उसको भी तीन पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट आपका आरंभिक काल हो गया, फिर ये मध्यकाल हो गया और उत्तर पुरापाषाण काल। किसको बांटा गया, ये पुरापाषाण काल को। ठीक है, और ये उसके बाद जब पर्यावरणीय बदलाव होता है, जब मौसम में बदलाव होता है तो उसको बोलते हैं मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल। ठीक है, और इसका जो टाइम है वो टाइम पीरियड क्या है, 12,000 से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है, यानी 2,000 साल का ये माना जाता है। और देखिए पहले क्या हो रहा था कि पत्थर बड़े बड़े औजार बन रहे थे, लेकिन अब क्या है औजारों में भी औजार तकनीक का विकास हुआ, समझ बढ़ी, तो औजार छोटे होने लगे और उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होने लगी उनको। ठीक है, और उनको क्या बोला गया, लघु पाषाण काल। देखिए ये कई बार ना यूपीएससी भी सवाल पूछता है, स्टेट से भी सवाल पूछता है कि माइक्रो माइक्रोलिथ जो औजार थे ना, लघु पाषाण जो औजार थे। हम्म, एग्जाम में सवाल बनता है, वो बनता है जैसे माइक्रोलिथ औजार थे वो किस काल में बनते हैं। मध्य पाषाण, तीन आपको नाम दे देंगे, चार नाम दे देंगे, उच्च पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, वो आपको उसमें डिसाइड करना रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से सवाल कई बार बनता है यहाँ से भी। ठीक है, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। ठीक है, अब देखिए 10,000 साल पहले से होती है, इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होता होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम में से अनेक नाम देखोगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित होंगे, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उसमें उस काल में उनका क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स वगैरह नीचे दिए हुए हैं। देख अभी आ गया बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, यानी कि अब ये बात चल रही है मध्य पाषाण काल की, है ना। अभी ऊपर पढ़ा था आपको कि 20 लाख साल से लेके और 12,000 साल तक क्या था, पूरा पाषाण काल, और 12,000 से लेके 10,000 साल पहले तक क्या था, मध्य पाषाण काल। तो अभी बात चलिए मध्य पाषाण काल में, तो जलवायु परिवर्तन कब होता है, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके परिणाम लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास
वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन बारहसिंगा इससे हिरन बारहसिंगा भेड़ बकरी गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। यानी कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ, गर्मी बढ़ी, बारिश हुई, घास बढ़ी। जब घास जब बढ़ेगी तो घास पर जो प्राणी, जो भी जानवर निर्भर थे, उनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हुई, बदलाव आया। ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इस जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। देखिए, ये सारे जितने भी ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं, ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है बात मध्य पाषाण काल की। ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। देखिए, कैसे कृषक बनेगा है कि ये बता रहे हैं कि जैसे ऊपर वाले में क्या बताया कि लोग जब जलवायु परिवर्तन होता है तो लोग जानवरों के पीछे आए, उनका शिकार करा, उनके बारे में ऑब्जर्व करा और उनमें से कुछ को वो पालतू बनाने के बारे में सोचने लग गए। ठीक है। उसके बाद जब गेहूं जो धान प्राकृतिक रूप से उगने लगा तो लोगों ने उसको भी ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में देखा कि किस तरह बीज नीचे गिर रहे हैं, किस तरह से उग रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करा और धीरे धीरे एक प्रक्रिया के द्वारा वो कृषक बन गए थे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। देखिए, चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी सबसे पहले जो जिसको बनाया पालतू वो कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। देखिए, पहले उन्होंने क्या करा? पहले उन्होंने खेती को ऑब्जर्व किया, कब उसकी बुआई हो रही है, किस तरह से वो पक रही है फसल, कब उसको काटनी चाहिए, उसको ऑब्जर्व किया। इसी तरह अपने घरों के बाहर उन्होंने चारा रखा, जानवरों को इनवाइट किया। ठीक है। जब धीरे धीरे जानवर उसके पास आए तो सबसे पहले कुत्ते को उन्होंने जंगली पालना स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद गाय, बैल, सुअर, बकरी, भेड़ इनको आकर्षित किया। ठीक है। और इन जानवरों की वो सुरक्षा भी करते थे क्योंकि उसको जब वो पशुपालक बने धीरे धीरे तो उसको वो उनका एक खाने का सोर्स भी जानवरों से मिलने लगा। मांसाहार लोग करते थे उस टाइम पे, तो उनको एक खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक सिक्योरिटी मिली। ठीक है। तो लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का खाना खाने लगे, भोजन करने लगे थे। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। ये बसने की प्रक्रिया क्या होती है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। उगाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह ये है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण में, यानी कि लोग जिन पौधों को या जिन पौधों को जिन जब जानवरों की केयर करते थे, जिनको पालते थे, वो जंगलियों से अलग हुआ करते थे क्योंकि जंगली जानवर जो होते हैं या पौधे होते हैं ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर
लोग उन्हीं पौधों का तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यानी यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने और अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। ऐसे अनाज के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित कर सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। देखिए, किन जानवरों का हो रहा है? जो अहिंसक होते हैं, क्योंकि इंसान को भी खतरा हो सकता है, ताकि इस वजह से जो अहिंसक जानवर थे, जो हिंसक थे, उनको नहीं पाला जाता था, अहिंसक को ही ये पालते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखिए, जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत भी नुकीले होते हैं, बड़े होते हैं, और सींग भी बड़े होते हैं, उनसे इंसान को खतरा होता है। और इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे, जो पालतू जानवर होते हैं या फिर जो पालतू जानवर होते हैं, तो उनके क्या होते हैं, दांत भी थोड़े चपटे टाइप के होते हैं, कम खतरनाक होते हैं, और उनके सींग भी बड़े छोटे होते हैं या नहीं होते हैं। इन दांतों को देखो। देखिए, ये जो है, ये दांतों का चित्र दिया गया है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। देखिए, अभी देखिए, ये बड़ा भी है और ये नुकीला भी है। देखिए, छोटा भी है। तो ये जो है आपका, ये जंगली सुअर का है और ये पालतू सुअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। सबसे पहली जो फसल जो उगाई गई इंसान के द्वारा, वो कौन सी है? गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी, यानी सबसे पहले, कभी भी आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो कुत्ते को बनाया गया। उसके बाद भेड़ और बकरी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक नवीन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। देखिए, अभी ये क्या बता रहे हैं कि जब इंसान ने बीज बोए, पौधे को उगाना स्टार्ट किया, खेती करना स्टार्ट करा, तो इसमें एक लंबा पीरियड लगता था। पहले वो घुमंतु थे ना, यहाँ कुछ एक एरिया में पहले शिकार किया, खाना इकट्ठा किया, खाया, फिर दूसरी जगह चले गए। लेकिन जब वो खेती करने लगे तो वो स्थायी तौर पर वहां बसना स्टार्ट होने लगा उनको। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। यानी कि बता रहे हैं कि जब खेती करने लगे, तो जब खेती थोड़ी ज्यादा होने लगी तो उसको इकट्ठा करने लग गए, वो लोग इकट्ठा करने लग गए। और अगली बार जो खेती वो करते थे तो उसके लिए बीजों को भी बचा कर रखा जाता था, तो वो भंडारण की प्रक्रिया भी आने लग गई। चलते फिरते चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है, और अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी कि जब हम पशु पालते हैं, तो उन जब पशु पालते हैं, जब वो पशु आपस में प्रजनन करते हैं तो उनसे बच्चे होते हैं, तो वो हमारा एक
खाने का सोर्स है, खाद्य का चलता फिरता खाद्य भंडार है हमारा एक वो। और उसके अलावा ये तो उसके अलावा जब वो जानवर से हमें दूध प्राप्त होता है वो भी हमारे एक अ, खाने का सोर्स होता है। ये इसके बारे में बता रहे हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र दो एक बार दोबारा देख लीजिए आप। मानचित्र दो खोलिए, पृष्ठ 13 पर। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विकों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। देखिए, एक बार अपना पेज नंबर 13 खोल लीजिए आप। चलिए, ठीक है। अब इसमें जो ब्लू कलर के जो इसमें एक स्क्वायर में जो निशान बने हुए हैं, जो जगहें हैं, ये यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर आप देखेंगे बुर्ज होम। ठीक है, सबसे टॉप पे देखिए, जहाँ पर हमारा कश्मीर है, ये बुर्ज होम मिलेगा आपको। मेहरगढ़ मिलेगा आपको उत्तर पश्चिम साइड में। और आप मध्य में देखेंगे भीम बेटका के राइट साइड में तो कोलडेवा मिलेगा। ये आपका मिलेगा महागढ़ा मिलेगा। आप बिल्कुल पश्चिम पूर्व में जाएंगे तो दोवजली हार्डिंग मिलेगा। एक बार मैं इसी पे खोल देता हूँ एक बार आपको। हम्म, देखिए, ये जो भी ब्लू में है, देखिए, बुर्ज होम। देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनका नाम आप याद रखना। देखिए, बुर्ज होम, इसकी लोकेशन देखिए, ये है कश्मीर के पास। ये आपका मेहरगढ़, ये आपका आज का पाकिस्तान में है। और देखिए, ये आपका आ गया मध्य भारत में कोलडीबा, ये महागढ़ा। और ये आपका आ गया दाऊदरी हार्डिंग। ठीक है, चिरांद। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये एग्जाम में पूछ जाते हैं। हल्लूर, पेमपल्ली। ठीक है, ये सभी जो स्थान है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, जितने भी आपने ऊपर स्थान देखे, चाहे वो मेहरगढ़ है, बुरजोम है, ठीक है, ये कुरनूल गुफाएं हो गई, नहीं, पेयमपल्ली हो गया, या दक्षिण में हल्लूर हो गया आपका, केरला कर्नाटक के पास। चिरांद हो गया आपका ये बिहार के पास। कोलडीवा मध्य प्रदेश में आपका। दाऊजली हार्डिंग हो गया आपका ये पूर्वी भारत में। ये सभी स्थान है जहां पर आपको ये कृषि और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूर्व महाद्वीप पाए गए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और उत्तर पूर्व और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ मिले हैं ये? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, कश्मीर और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के भिन्न विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विकों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। ठीक है, क्या बता रहे हैं ये? पुरातात्विकों को कुछ पुरास्थलों पर
झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजोम। बुरजोम आपने देखा ना, वर्तमान कश्मीर। ये आज का जो कश्मीर सबसे टॉप पर ना, वहां पर ये देखिए, याद रखिएगा बुरजोम कहाँ पर है हमारा, कश्मीर के अंदर है, वो भी भारत के अंदर। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे घर कौन बना रहे हैं, बुरजोम के लोग, कश्मीर के लोग, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गर्तवास किसे कहते हैं, जो गड्ढे के नीचे जो घर बनाए जाते हैं जमीन के अंदर, उसको बोलते हैं गर्तवास। उनमें इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। यानी कि ये कश्मीर वाला जो हमारा पार्ट है, जो रीजन है, उसमें सर्दी ज्यादा होती है, तो हो सकता है कि गर्मियों के वक्त में लोग गुफाओं के बाहर जो गर्तवास थे, गर्तवास के ऊपर खाना बनाते थे। और जब ज्यादा सर्दियां होती थी होंगी, तब वो गर्तवास के अंदर खाना बनाते होंगे, ठंड से बचने के लिए आग जलाते होंगे, यही बता रहे हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले। इनमें से कई कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। यानी कि जो पुरापाषाण है काल है, उससे अलग है, तो इसलिए इसको नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी उसी प्रकार प्राचीन प्रस्तर प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा, और कुछ औजार हड्डियों से बनाए भी जाते थे। यानी जो हमारा नवपाषाण काल के जो औजार है, उन पर क्या है कि पॉलिश चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन आता तो पॉलिश वाले जो औजार है वो नवपाषाण काल में हमें देखने को मिल रहे हैं। और ओखली और मूसल का भी प्रयोग यहाँ हो रहा है। और किस लिए हो रहा है वो, अनाज पीसने के लिए, वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए। यानी कि पीसने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, वो अनाज, ये ओखली का प्रयोग हो रहा है। और ओखली का हम आज भी अपने घरों में प्रयोग करते हैं, जिससे अनाज कूटते हैं हम, गेहूं वगैरह कूटते हैं, मसाला कूटने के आज भी हमारे काम आता है। देखिए ये है नवपाषाण काल के ये उपकरण है। नवपाषाण युग के प्रस्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले। देखिए मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिल रहे हैं, नवपाषाण का मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। सबसे पहले पहले उसमें अनाज रखते थे, कुछ सामान रखते होंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे इसको खाना बनाने के लिए भी उसका प्रयोग करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उपयोग पौधे उगाए जा सकते थे। यानी कि देखिए पहले क्या था, पहले बड़े बड़े पत्थर थे, फिर धीरे धीरे छोटे पत्थर, पहले बड़े पत्थरों के औजार बनते थे, फिर औजारों में गुणवत्ता बढ़ी, धीरे धीरे वो छोटे अच्छे चले गए। इसी प्रकार जब पहले केवल खाद्य संग्राहक थे, फिर उत्पादन हुआ, तो बर्तनों अनाज को इकट्ठा करने लग गए। जब अनाज इकट्ठा हुआ और कुशलता बढ़ी, उसके बाद जो अनाज के लिए बर्तनों का उपयोग होता था, वो खाना बनाने के लिए करने लगे। अब क्या है कि कपड़े भी बुनने लगे, कपास की भी खेती स्टार्ट हो गई। ये सारा नवपाषाण काल में आते थे होने लग गया। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे नवपाषाण काल के। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक दल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी कि जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, वो हर समय हर जगह पर पूरे उपमहाद्वीप के अंदर एक बार में नहीं हुए, कहीं कुछ कभी कुछ, कहीं इस तरह से ये परिवर्तन हुए। एक साथ सभी परिवर्तन सभी जगहों पर नहीं हुए। मेहरगढ़ में जीवन जीवन मृत्यु मानचित्र दो, पृष्ठ तीन वापस देखिए। मेहरगढ़ ढूंढिए, मेहरगढ़ कहाँ पर है आपका, ये उत्तर पश्चिम को देखिए, जो आधुनिक पाकिस्तान है वहां पर आपको देखने को मिलेगा मेहरगढ़। मिल गया, ठीक है।
ये यहाँ यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। देखिए हरा भरा समतल स्थान है ये मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ को याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। बोलन दर्रे के पास है ये, ठीक है। और ईरान जाने के रास्ते में पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये आपका इंडिया के बाद पाकिस्तान, आज का आधुनिक पाकिस्तान, उसके बाद ईरान की तरफ आप जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ेगा आपका। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्रियों पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। देखिए सबसे पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ और गेहूं कहाँ उगाया? मेहरगढ़ में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं। देखिए कौन कौन से जानवर मिल रहे हैं? देखिए घोड़ा अभी तक आपको नहीं दिखेगा इसके अंदर। जब हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल के बाद तक हम नव पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तक आ गए, लेकिन आपको घोड़ा भी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि प्राचीन काल में जो पूर्वपाषाण काल है, इवन सिंधु सभ्यता तक लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं थे? तो आंसर है नहीं थे वो लोग। घोड़े का जो विकास होगा, घोड़े के जो बारे में जानकारी मिलेगी वो मिलेगी हमें ऋग्वेदिक काल से। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की वो हड्डियां मिली हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन ये मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यानी कि देखिए मेहरगढ़ के अंदर क्या क्या मिल रहा है? देखिए देखिए घर भी मिलने लग गए वहां पर, ठीक है। वहां के लोग जो गेहूं और भेड़ बकरी पाल रहे हैं, गेहूं जो उगा रहे हैं, ठीक है। वहां पर हरा भरा स्थल है। तो ये सारी चीज कहाँ मिल रही है? ये मिल रही है मेहरगढ़ के अंदर। क्योंकि जब खेती होगी तो पशुपालन हो रहा है, पशुपालन हो रहा है तो जो पशुपालन हो रहा है, खेती हो रहा है, तो अधिशेष जो जो खाने से अधिक है, अधिशेष उत्पादन है वो हो रहा है, तो उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्थायी आवास की ओर, स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे। मृत्यु के बाद सम्यता मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। मृत्यु के बाद सम्मानित है मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। देखिए कब्रों में सामान भी रखे जा रहे हैं। देखिए मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। देखिए कहाँ पर जो इंसान के साथ वस्तुओं को भी दफनाया जा रहा है, कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसको परलोक में मृतकों के खाने के लिए, पारलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए जो मेहरगढ़ में कब्र है उसके साथ जो मृतक है उसके साथ एक बकरे को भी दफनाया गया है। ऐसा उस टाइम माना जाता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, और पारलोक के अंदर जब इंसान मर जाता है तो वहां पर उसके खाने के लिए उसके बकरी को भी दफनाया गया ताकि वो वहां खा सके। चलिए हमारा चैप्टर भी नहीं समाप्त होता है। ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। हाँ देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए भीमबेटका से देखिए 2004 में एमपीपीसीएस में पूछा गया था कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए गुफाओं के लिए, गुफा और शैल चित्र के लिए। देखिए खनिज नहीं आएगा, सोन नदी का उपगम बिल्कुल भी नहीं, बौद्ध प्रतिमाएं, बौद्ध कभी कभी नामो निशाना भी नहीं आ रहा, ठीक है। देखें आप कभी कोई भी अभी किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। ये रहा। और भी हम देखते और दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए चित्रकला का जब भी नाम आएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है? भीमबेटका सबसे पुराना स्थल, भीमबेटका। ये देखिए दो बार पूछा गया, उत्तराखंड एलडीए वाले में, एलईडी वाले में, यूडीए वाले में, और यूपीपीएससी यूपीपीसीएस मेंस में भी पूछा गया 2011 में, ठीक है। और ये देखिए भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए ये कहाँ पर है? देखिए
अब्दुल्लागंज रायसेन। ये भीमबेटका इतना इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका से अक्सर सवाल पूछे जाते रहे। यहाँ पे स्टेट दे रखा है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप भीम स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए भीमबेटका, ये नाम याद रख लीजिएगा, अब्दुल्लागंज के समीप यहाँ पर है। ठीक है, ये मैंने आपको आज क्या दिखाया कि किस चैप्टर से कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए इससे रिलेटेड, देखिए ये एक पेज के अंदर पूरे चैप्टर का नोट भी है, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, देखिए ये देख रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। देखिए पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12 साल पहले, मध्य पाषाण काल 12 10 साल पहले, ये जलवायु गर्म हुई, ठीक है। और ये नव पाषाण काल 10,000 साल से लेके और अब तक जो है ये चल रहा है। देखिए कृषि, व्यवस्थित पशुपालन और स्थायी बस्तियों का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए सारे स्थल आ गए, देखिए जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने इसमें सभी डाल दी है। देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी के स्थित है। देखिए कुरनूल गुफाएं, होसगी, मेहरगढ़ देखिए पाकिस्तान, बुरजोम कश्मीर, है ना, गौजरी हार्डिंग असम। ये जितने भी है ये सारे स्टेट क्विज़ यूपीएससी, एसएससी सभी के लिए उपयुक्त होने वाला है। और देखिए ये आपका आ गया तकनीकी व सामाजिक बदलाव जो था, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण, देखिए सारा ये है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। तो अब देखिए याद रखिएगा, जब भी आपको ये क्लास देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले जो 6th क्लास की बुक है उसका पहले चैप्टर खुद से रीड करना है। उसके बाद इस क्लास को आपको देखना है। क्लास देखने के बाद में आपको आप इसको पॉज करके इससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जो लास्ट में मैंने ये पेज डाला हुआ है आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में भी हैं तो आपके लिए अच्छे से यूजफुल रहने वाली है। और अगर आपको कुछ और भी क्वेरी आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा इसमें टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी है आप उसमें उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। बाय।